पिछली क्लास में हमने महासागरीय धाराओं पे बात की थी, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट पे चर्चा हुआ था और लास्ट में हमने महासागरों में जो धाराएं हैं इनके प्रकार पे बात की थी। तापमान के आधार पे, वेग और चौड़ाई के आधार पे धाराएं कितने प्रकार की होती है, कभी एक्सप्लेनेशन के लिए आता है और धाराओं का नाम दे करके उनकी प्रकृति पूछता है कि धाराएं गर्म प्रकृति की हैं या ठंडी प्रकृति की हैं। तो अलग अलग महासागरों की धाराओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं जो गर्म है, कौन सी हैं जो ठंडी हैं, इनका वितरण क्या है, कहाँ से कहाँ तक कोई धारा चलती है और दिशा क्या होती है या उनकी उत्पत्ति के कौन से कारक हैं। बहुत सी धाराएं जो तट के सहारे चलती हैं, यानी तट है, स्थलाकृतियाँ हैं जो उनकी उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ धाराएं पवन के प्रभाव में आकर के उत्पत्ति होती है। तो धाराओं की ओरिजिन को देखकर उसके साथ ही उसकी दिशा और उसके प्रभाव पे भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आज प्रकार हो जाने के बाद में आज हमें देख लेना चाहिए कि धाराएं जो उत्पन्न होती हैं इनकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं। उत्पत्ति के कारक, इन पे बात करनी थी आज हमें। एक फैक्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्री हो या मेंस हो, यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनने की संभावना भी ठीक ठाक है कि धाराओं की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक हैं जिनको जो धाराएं उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि धाराओं की कुछ प्रकृति होती है कि धाराएं जैसे इक्वेटोरियल करंट है, विषुवत रेखीय धारा है, उसकी दिशा क्या है वो पहले से सुनिश्चित है। तो हम देखते हैं इनकी उत्पत्ति के कारकों में और वहीं कुछ बेसिक फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो धारा उत्पत्ति में सबसे पहला कारक जो है वो है ग्रहीय पवन। ग्रहीय पवन अर्थात प्लेनेटरी विंड। अब ये ग्रहीय पवनें कैसे धारा की उत्पत्ति करती हैं, इनके प्रभाव में धारा का कैसे उत्पन्न होती है महासागरों में। देखिए, ग्रहीय पवन वो पवन होती है जो पूरी पृथ्वी पर लगातार चलती रहती है। साल के 12 महीने लगातार पूरी पृथ्वी पर 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तक ये धाराएं चलती हैं, कंटिन्यूअस जो चलती हैं वो ग्रहीय पवन होती है। ग्रहीय पवन में 3 जो पवनें आती हैं, एक तो व्यापारिक पवन है जो 0 से 30 डिग्री के मध्य चलती है, उसकी जो दिशा होती है ये है 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। यहाँ पर जो हवा पवन चलती है उसकी दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ये होती है। ये दिशा व्यापारिक पवन की है, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये व्यापारिक पवन है। ग्रहीय पवन में मुख्य रूप से देखा जाए तो व्यापारिक पवन बहुत प्रभावी होती है धारा उत्पन्न करने में। कैसे? इनकी दिशा सामान्यतः ऐसे हो गई है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, लेकिन जब ये किसी पे अपना बल लगाएंगे, कौन सा बल, मान लीजिए कि ये समुद्र में ऐसे पानी भरा हुआ है और ऊपर से ऐसे हवा चल रही है, तो परिणाम क्या हो रहा है कि जब ये वायु चलती है, पवन चल रही है, तो ये सतह से होकर जब आगे बढ़ती है, जल की सतह से होकर जब आगे बढ़ती है तो इसी के सहारे जल भी आगे की तरफ गति करने लगता है और हो जाती है धाराओं की उत्पत्ति। ठीक है, तो ग्रहीय पवन जो है उसमें भी व्यापारिक पवन मुख्य रूप से धारा उत्पत्ति में सहयोग देती है। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो धाराएं हैं, अब इनकी दिशा क्या है, ये पश्चिम, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये व्यापारिक पवन है, दोनों गोलार्धों में चलती है, विषुवत रेखा की ओर आ रही है। तो अब बताइए यहाँ पर जो जल राशियाँ होंगी इस क्षेत्र में, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो जल राशि है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पे कि अगर पूर्व से पश्चिम हवा चल रही है, पवन चल रही है, तो उसके घर्षण से विषुवत रेखीय जो जल है, जो जल राशियाँ हैं, उनकी भी दिशा क्या होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। तो धारा उत्पत्ति के लिए ग्रहीय पवन मुख्य रूप से व्यापारिक पवन कह सकते हैं। अब ये व्यापारिक पवन में किस संदर्भ में लिख रहा हूँ, विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति के लिए यही जिम्मेदार है, विषुवतीय धारा की उत्पत्ति के लिए। बाकी ग्रहीय पवन जो भी हैं, जैसे अब यहाँ से तो
ये व्यापारिक पवन चल रही है, लेकिन इसके बाद में फिर पछुआ पवन चलेगी, उसके प्रभाव में भी धाराएं उत्पन्न होंगी। अच्छा, पवन जो है ये दिशा भी निर्धारित करता है धाराओं का कि किस दिशा में वो जाएंगे। ठीक है, पवन ये भी निर्धारित करेगा कि कोई धारा उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी ये भी पवन डिसाइड करेगा। जिस दिशा में पवन बह रही है उसके घर्षण से जल राशियाँ उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देंगी। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो जल राशि है वो किस दिशा में गति कर रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेगी। किसके प्रभाव में? व्यापारिक पवनों के प्रभाव में। ठीक है, तो एक कारक तो ये हो गया कि जो ग्रहीय पवन है वो धारा की उत्पत्ति करता है। ठीक है, और वो जिस धारा की उत्पत्ति कर रहा है वो विषुवत रेखीय धारा है, और वो किस दिशा में गति करेगी? पूर्व से पश्चिम की दिशा में। एक दूसरा कारक है महासागरीय जल का जो तापमान होता है, उस तापमान में अंतर। होता क्या है कि जो महासागरों में जल है, गर्म जल और ठंडा जल, जो गर्म जल होता है उसके फैलने की प्रकृति होती है, गर्म होने पर जल जो है वो फैलता है। तो देख लेते हैं, तापमान एक कारक है, तापमान में अंतर। गर्म जल के फैलने की प्रकृति होती है और ठंडे जल की सिकुड़ने की प्रकृति है। तो आप देख लीजिए कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या निम्न अक्षांशों में सूर्य का प्रकाश अधिक प्राप्त होता है, सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, जिस वजह से यहाँ के महासागरीय जल का जो तापमान है वो अधिक होता है। अर्थात यहाँ का जो जल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का जल फैलने की प्रकृति रखता है, उसके अंदर जो गुण है वो विस्तार करने का गुण होता है। यहीं पे उच्च अक्षांशों में अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र में या 60 डिग्री 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे देखा जाए तो सूर्य की किरणें वहाँ लंबवत नहीं बल्कि तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से वहाँ का तापमान भी कम ही होता है। तापमान कम होने के कारण वहाँ का जो जल है वो ठंडा होता है, और ठंडे जल की प्रकृति है कि वो सिकुड़ेगा। जब ये जल सिकुड़ रहा है तो फिर क्षेत्रफल खाली हो रहा है, उसका एरिया जो है वो खाली हो रहा है। अर्थात एक तरफ जल गर्म है, फैल रहा है, दूसरी तरफ जल ठंडा है, ये सिकुड़ने की प्रकृति है इसकी, और ये फैलने की प्रकृति है। परिणाम क्या होता है कि जिस जगह पे जल सिकुड़ रहा है वहाँ का जल स्तर नीचा हो जाता है, और जहाँ पे जल फैल रहा है या गर्म है वहाँ का जल स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है। तो उच्च तापमान के जल निम्न तापमान वाले जल की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक धारा की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो धाराएं चलती हैं वहाँ पे ये कार्य करता है कि अगर तापमान में अंतर आ रहा है तो धारा क्या करेगी? गर्म जल से ठंडी जल की ओर धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, एक तीसरा कारक भी है लवणता या सैलिनिटी में अंतर। अब जो तापमान है, तापमान में अंतर के कारण धाराएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो सैलिनिटी होती है, अब देखिए कि जो सैलिनिटी है महासागरीय जल की, अगर सैलिनिटी अधिक है और एक जगह पे सैलिनिटी कम है तो उच्च सैलिनिटी से यानी हाई सैलिनिटी वाला जल लो सैलिनिटी वाले जल की तरफ आगे बढ़ेगा। कारण क्या है कि जो लवणता है, जब हाई टेम्परेचर होता है, जैसा मैंने बताया कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होता है, जिस वजह से क्या होगा कि वहाँ का सैलिनिटी जो है वो अधिक हो जाता है। लेकिन उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में सैलिनिटी कम रहती है, तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर धारा का जो है प्रवाह सुनिश्चित होता है। तो जहाँ पे अधिक लवणता है वो जल, वहाँ पर जल जो है नीचे बैठने की प्रकृति रखेगा, तो निम्न लवणता वाला या निम्न जो लो सैलिनिटी वाला क्षेत्र है वहाँ से जल हाई सैलिनिटी वाले क्षेत्र में आना चाहेगा। कैसे आता है? देखिए, जब सैलिनिटी अधिक होती है किसी जल की तो उसका घनत्व जो है, डेंसिटी, वो भी अधिक होगा। घनत्व का मतलब हो गया कि जल में आप सामान्य समझ लीजिए कि जल का जो गाढ़ापन है, अगर 1 लीटर जल में आधा किलो नमक मिला दिया जाए तो वो अधिक सैलिनिटी होगी उसकी, यानी उसका जो घनत्व है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 1 लीटर जल में 100 ग्राम नमक मिलाया जाता है तो उसका घनत्व
कम रहता है। इनके अंदर ये बैलेंस बनाने की कोशिश होती है कि कोई जो जल है उसका घनत्व अगर अधिक है तो उस घनत्व को मेंटेन किया जाए, तो कम घनत्व वाला जल अधिक घनत्व की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अधिक घनत्व होगा तो जल नीचे बैठेगा, जल स्तर नीचे जाएगा थोड़ा सा, तो उसकी रिकवरी करने के लिए कम घनत्व वाला जल वहाँ पे आएगा। यहाँ घनत्व का मतलब हो गया कि जो कम लवणता वाला जल है वो आ रहा है। अगला फैक्टर घनत्व में ही अंतर है, घनत्व में अंतर। होता क्या है, ये तीनों कारक एक दूसरे से जुड़े हैं, तापमान, सैलिनिटी या लवणता, घनत्व या डेंसिटी। जब तापमान अधिक होता है तो लवणता अधिक होती है, लवणता अधिक होती है तो घनत्व अधिक होता है। और इन तीनों के कारण ये एक दूसरे के लिए कारण भी हैं और परिणाम भी हैं, और इन तीनों के कारण धाराएं उत्पन्न होती है। जब तापमान अधिक होता है तो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जल प्रवाहित होता है, जब लवणता अधिक होती है तो कम लवणता से अधिक लवणता की ओर या सैलिनिटी वाले क्षेत्र में जाकर जल प्रवाहित होगा। अब इन दोनों के कारण घनत्व अपने आप बढ़ जाएगा, तो कम घनत्व वाले जल जो है वो अधिक घनत्व वाले जल की ओर आगे बढ़ेंगे ताकि उनका घनत्व जो है वो कम किया जा सके। तो जो डेड सी है, मृत सागर, वहाँ पे यही होता है कि वहाँ का जो जल है अधिक डेंस है, वहाँ सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जल का घनत्व वो अधिक है। तो उस जल में जब, उस सागर में जब कोई नहाने के लिए उतरता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, इसीलिए उसका नाम है पड़ा मृत सागर। कारण क्या है कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड है इससे भी कहीं ज़्यादा डेंस वो जल है, तो ब्लड से जो, अब उस डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए वो हमारे शरीर का जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है, ब्लड, इसमें पानी जो होता है शरीर में, वो पानी निकल करके अपने आसपास के जल की जो डेंसिटी है उस डेंसिटी को मेंटेन करने लगता है। परिणाम ये होता है कि हमारे शरीर का पानी खत्म हो गया और डिहाइड्रेशन के कारण डेथ हो जाती है। तो ऐसे आप जो किशमिश भिगोते हैं वहाँ भी यही प्रोसेस काम करता है, वहाँ भी अधिक डेंसिटी की ओर लो डेंसिटी का जल पहुँचता है, यानी जो किशमिश होती है उसके अंदर की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जिस पानी में आप डुबाए हैं उस पानी की डेंसिटी कम होती है। परिणाम ये होता है कि कम डेंसिटी वाला जल अधिक डेंसिटी वाले में मिल जाता है ताकि वो अंदर और बाहर मेंटेन कर सके, ठीक है, घनत्व को। तो ये कारक हैं जिसकी वजह से धाराओं की उत्पत्ति होती है। एक कारण और पृथ्वी का घूर्णन भी लिया जाता है, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन, जैसे ये पृथ्वी है जब ऐसे गति कर रही है, अब जब पूरी पृथ्वी इस दिशा में गति कर रही है तो इस पे जो जल है, क्योंकि जल गतिशील होगा, लिक्विड फॉर्म में है, और उसकी प्रकृति होगी कि वो गति करेगा। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो उसके ऊपर जो जल राशियां हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होते हैं, क्षेपित होते हैं। लेकिन ये पूरी पृथ्वी पर ऐसा होता है, इसका मतलब कि कोई एक धारा नहीं उत्पन्न हो रही है। जब इसके साथ पवन या कोई अन्य कारक और मिल जाते हैं तो वो धाराओं की दिशा तय करते हैं उस जल राशि की, और परिणाम ये होता है कि पृथ्वी का घूर्णन एक सेकेंडरी फैक्टर है, ठीक है, करंट ओरिजिन के लिए। मुख्य कारण जो है धारा उत्पत्ति का वो मैंने आपको बताया, पवन है, तापमान, लवणता या सैलिनिटी, डेंसिटी में डिफरेंट है, जिसकी वजह से धाराएं उत्पन्न हो रही हैं। एक अगला कारण, इसको भी आप लिख ही लीजिए। एक अगला कारण जो है पृथ्वी का घूर्णन, एक है उच्चावचीय अवरोध। उच्चावचीय अवरोध, रिलीफ बैरियर। होता क्या है कि कोई धारा उत्पन्न हुई और वो जा रही है धीरे धीरे, कोई लहर आगे बढ़ रही है, बीच में कोई कटक आ गया या कोई पर्वत श्रृंखला आ गई या कोई द्वीप आ गया जिससे टकरा करके वो दो दिशाओं में बढ़ जाती हैं। तो ये अवरोध के कारण अगर उत्पन्न हो रही है जलधाराएं तो उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि उच्चावचीय अवरोध के परिणाम स्वरूप किसी धारा की उत्पत्ति होती है। जैसे धारा पढ़ते समय आपको ये बताया जाएगा कि कोई भी धारा विषुवत रेखा से जब उत्पन्न होती है व्यापारिक पवनों के प्रभाव में, तो पश्चिम की ओर आगे बढ़ते समय कहीं ना कहीं महाद्वीप के पूर्वी तट से टकराती है। तो वो एक उच्चावच है, तट है, जिससे टकरा के इसके दो भाग होते हैं, एक दक्षिण या उत्तर में आगे बढ़ती है और उनका एक नया नाम होता है।
ऐसे उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो मध्य कटक है, रिज है, मिड रिज जो अटलांटिक महासागर में एस आकार की पाई जाती है, उसमें 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास जो गल्फ स्ट्रीम है, जब ये आगे बढ़ती है और उत्तर पूर्व की ओर, तो इस समय इसका नाम होता है उत्तरी मध्य अटलांटिक ड्रिफ्ट। और ये धारा जा करके उसी कटक से, क्योंकि कटक ऊपर तो नहीं आ गई है लेकिन जल में कुछ ही मीटर के नीचे मिल जाती है, तो वहाँ से टकरा के दो भागों में ये बढ़ती है धारा। तो दोनों का अलग अलग नामकरण हो जाता है वहीं पे। हम अटलांटिक महासागर की धाराओं में इसको देखेंगे। तो उच्चावचीय अवरोध भी है जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इन सब में अगर कभी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वो कौन सा प्रमुख कारक है जो धारा उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो धाराओं को जन्म दे रहा है, बाकी कारक तो हैं ही लेकिन इसमें भी प्रमुख कारक आप पवन को लगाएंगे, खासकर ग्रहीय पवन, ठीक है। और यदि आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि विषुवतीय धारा की उत्पत्ति के प्रमुख कारक में से दो ऑप्शन आपके पास हो, पृथ्वी का घूर्णन और व्यापारिक पवन, तो आप व्यापारिक पवन को चुनिएगा। पृथ्वी का घूर्णन सेकेंडरी कारक है, ठीक है। आमतौर पे किसी भी स्टूडेंट के ये सामान्य लॉजिक होता है कि जब पृथ्वी ऐसे गति कर रही है तो धारा इधर बह रही है, पानी सब इधर की ओर मुड़ गया। अब पृथ्वी इधर गति किए जा रही है पश्चिम से पूर्व, अब जो जल है वो किधर गति करने लगा, पूर्व से पश्चिम। लेकिन ऐसा आप नहीं कहेंगे। कारण क्या है कि इनके उत्पत्ति के लिए इस क्षेत्र में विषुवतीय धारा की उत्पत्ति के लिए व्यापारिक पवन जिम्मेदार होती है। पृथ्वी का घूर्णन भी रिस्पॉन्सिबल है लेकिन ये सेकेंडरी कारक है, क्योंकि उसने स्पेशली आपसे एक धारा का नाम पूछा है, विषुवतीय धारा। जबकि पृथ्वी के घूर्णन से तो पूरी पृथ्वी का जल जो है वो पश्चिम की ओर क्षेपित होता है, किसी एक धारा की उत्पत्ति तो कर नहीं रहा है, पूरा जल जो है वो क्या जाता है, पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे एक धारा के बारे में पूछा एग्जामिनर, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जो व्यापारिक पवन है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है विषुवतीय धारा की उत्पत्ति के लिए, ठीक है। ये धाराओं की उत्पत्ति के कारक हैं जो आप देख लिए हैं। अब एक मॉडल में देख लेते हैं कि धाराएं इन सभी फैक्टर की वजह से सही में उत्पन्न हो रही हैं या फिर आपको पढ़ा ही दिया गया है। तो एक मॉडल देख लेते हैं बना के। विषुवत रेखा क्षेत्र से ही धाराओं की उत्पत्ति की कहानी जो है ये शुरू होती है। तो ये सारे फैक्टर जो आपको बताया गया है या लिखवाया गया है, ये सभी फैक्टर किस हद तक सही हैं। देखिए ये कोई महासागर है, ठीक है, ये जल राशियों से भरा है महासागर पूरा। ये 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश मान लीजिए और ये 90 डिग्री साउथ, यानी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये विषुवत रेखा का क्षेत्र होगा जहां पर सूर्य की किरणें क्या हैं, सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हैं, ठीक है। अब इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में सबसे पहले तो तापमान अधिक होगा। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ के जल की बात कर रहा हूँ। उच्च तापमान, अगर उच्च तापमान होगा तो फिर निम्न वायुदाब होगा। यहाँ सूर्य लंबवत चमक रहा है तो सूर्य तप अधिक प्राप्त हो रहा है। निम्न वायुदाब होने का मतलब हो गया कि संवहनीय धारा यहाँ पे बह रही है, तभी निम्न दाब होगा। देखिए विषुवत रेखा क्षेत्र के बारे में एक बात है कि यहाँ पे संवहनीय धारा बहती है। कारण क्या है, हाई टेम्परेचर, जो उच्च तापमान के कारण लगातार यहाँ पे सूर्य चूंकि हमेशा लंबवत रहता है, तो जमीन जब गर्म हो जाती है तो जो उष्मा निकलती है पृथ्वी से, पार्थिव विकिरण होता है, ये लगातार होता रहता है, जिसे संवहनीय धारा कहते हैं। तो निम्न वायुदाब होने का मतलब है कि जब उच्च तापमान है तो संवहनीय धारा बह रही है, जिसकी वजह से निम्न वायुदाब बनेगा, संवहनीय धारा है। अच्छा, जब यहाँ हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। इस संवहनीय धारा में वाष्पीकरण ही तो होता है जल का। जो पार्थिव विकिरण, मान लीजिए स्थल भाग पे तो पार्थिव विकिरण हो रहा है, लेकिन महासागरीय भाग में वाष्पीकरण होगा। भाई एक बार जल जब गर्म हो जाएगा तो वाष्प बन के ऊपर जाएगा और ये लगातार जाएगा, तो फिर क्या कहलाएगा, संवहनीय धारा कहलाएगी।
तो वाष्पीकरण, या ऐसा लिख लें उच्च वाष्पीकरण। जब उच्च वाष्पीकरण हो रहा है तो फिर क्या स्थिति होगी, जलस्तर जो है वो वाष्पीकरण के कारण देख लेते हैं उच्च सैलिनिटी भी होगी, उच्च लवणता। देखिए वाष्पीकरण जल का हो रहा है, ये सैलिनिटी वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि वाष्पीकरण जल का होता है, नमक का नहीं। तो जब जल वाष्पीकृत हो गया तो यहाँ लवणता ही बचेगी, सैलिनिटी ही बचेगी, नमक ही तो बचेगा। और जब नमक अधिक होगा यानी उच्च लवणता होगी तो उसका घनत्व भी अधिक होगा। घनत्व अधिक होगा, और अधिक घनत्व वाला जल नीचे की ओर बैठने की प्रकृति रखता है। तो इस क्षेत्र में जब जल नीचे बैठेगा तो जलस्तर क्या होगा, यहाँ ये जो जल है यहाँ का ये नीचे बैठेगा, तो यहाँ पे जो जलस्तर है ये थोड़ा सा ये भी नीचे हो जाएगा। ये सारी स्थितियां जो पाई जा रही हैं ये क्या है, जलस्तर नीचे आ गया। तो जब भूमध्य रेखा पे जलस्तर नीचे हो गया तो अब इसी समय हम सूर्य की दो स्थितियां और देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा पे तो सूर्य लंबवत है, तब ये कंडीशन हो गई। तो अब देख लेते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र में क्या स्थिति है इस समय। ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें क्या हैं, लंबवत ना होकर के तिरछी पड़ती हैं, यानी कम तापमान मिलेगा, सूर्यातप की जो मात्रा है वहां पे कम होगा। तो जब तापमान सूर्यातप ही कम प्राप्त हो रहा है तो तापमान क्या होगा, कम होगा। तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में एक ही संबंध बनता है कि थर्मामीटर गिरता है तो बैरोमीटर उठता है, और अगर बैरोमीटर उठता है थर्मामीटर गिरता है, यानी तापमान अगर कम है तो वायुदाब अधिक होगा। ठीक है, तो उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब है। अगर उच्च वायुदाब है तो यहाँ पे जो वाष्पीकरण है वो क्या होगा, वाष्पीकरण बहुत निम्न होगा, निम्न वाष्पीकरण, क्योंकि वाष्पीकरण के माध्यम से जल को ऊपर जाना है, जबकि उच्च वायुदाब है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, जल नीचे से कैसे जाएगा वाष्पीकृत होकर के। तो यहाँ का जो जलस्तर है वो इसकी अपेक्षा ऊंचा बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ का जो जलस्तर है ध्रुवीय क्षेत्र का ऊंचा होगा। ये तीन कारक, दो कारक, तापमान कम है उच्च वायुदाब है, निम्न वायुदाब है क्योंकि उच्च तापमान है तो निम्न वायुदाब है। सेम कंडीशन इस गोलार्ध में भी होगा क्योंकि यहाँ भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो तापमान कम होगा, उच्च वायुदाब होगा। ठीक है, और निम्न वाष्पीकरण होगा। और जब निम्न वाष्पीकरण होगा तो जलस्तर अधिक होगा, जलस्तर उच्च। यहाँ वैसे आपको दिखाया भी गया है कि यहाँ की अपेक्षा यहाँ जलस्तर ऊंचा है सागर का। अब देखिए धाराएं कैसे बढ़ गई। दो चीजें और ध्यान रखिए, जब ध्रुवीय क्षेत्र में ना तो वाष्पीकरण हो रहा है ना तापमान अधिक है, जलस्तर भी ऊंचा है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ लवणता कम है, अगर लवणता कम है तो डेंसिटी वो भी कम होगी, घनत्व भी कम। वही कंडीशन यहाँ भी होगा, लवणता कम, घनत्व भी कम। देखिए अब क्या होना है इसके साथ, पहले हम वायुमंडल में देख लेते हैं, कुछ घटनाएं वायुमंडल में हो रही हैं। तापमान कम है, उच्च वायुदाब है, ये एटमॉस्फेरिक क्वालिटी है, एटमॉस्फेयर की विशेषता है। और यहाँ पे तापमान अधिक है, उच्च वायुदाब है, तो कम तापमान से अधिक तापमान की ओर वायु का प्रवाह होता है। किधर होता है वायु का प्रवाह, जहाँ पे हाई टेम्परेचर है,
उस दिशा में वायुमंडल में हवाएं बढ़ती हैं। यानी उच्च ताप, क्योंकि जब तापमान अधिक होता है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, तो नीचे की जगह खाली हो जाती है। अब उस जगह को भरने के लिए आसपास के जहाँ से हाई प्रेशर होगा वहाँ पे हवाएं फैलेंगी और उसी जगह पे आएंगी जहाँ पे जगह खाली हो गई है। यानी तापमान अधिक होने के कारण वायु ऊपर उठी तो नीचे सिर्फ खाली हो गया। अब आसपास के जो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र हैं वहाँ से पवने आकर के इस जगह को भरेंगे। तो यहाँ पे जब उच्च वायुदाब है तो यहाँ से वायु किधर चलेगी? निम्न वायुदाब की ओर। तो ये पवन की दिशा है, ठीक है, ये पवन है। वही चीज यहाँ भी है, हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की ओर वायु आगे बढ़ेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन आगे बढ़ेगा। ये देख लीजिए। अब ये पवन अगर जल की सतह पर से होकर बह रहा है, ये पवन जल की सतह से होकर आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे एक करंट उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहाँ पर जल की सतह पर एक धारा उत्पन्न होगी। ठीक, क्यों उत्पन्न होगी? क्योंकि इसकी दो बात है, पहली तो पवन इसके सरफेस से होके जा रही है सतह से, घर्षण बल के कारण की उत्पत्ति हुई। लेकिन यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट भी तो है इनकी, जलस्तर यहाँ पे कम हो गया है। क्यों कम हो गया? क्योंकि इन सभी विशेषताओं के कारण जल नीचे बैठा है। ये जल जो है ये नीचे की ओर बैठ रहा है, तली की ओर, तो यहाँ का जो जलस्तर है वो कम हो गया। इस जलस्तर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से इसी दिशा में ये पानी आगे बढ़ेगा। वही विशेषता यहाँ भी है। ये तो ये जो क्या यहाँ पे करंट उत्पन्न हो गई है, ठीक है, धारा उत्पन्न हो गई यहाँ पे, ये चल रही है। अब जो नीचे धारा चली गई, जो जल नीचे बैठा है, ये नीचे बैठा है, इसको ही बोलते हैं लंबवत गति, लंबवत या ऊर्ध्वाधर धारा, ऊर्ध्वाधर गति। धाराओं की दो गति होती है, एक क्षैतिज गति और एक लंबवत गति। ये लंबवत गति है नीचे बैठने की प्रकृति जो इसकी। अब ये जल जो नीचे बैठा है ये हाई डेंसिटी का जल है, यानी यहाँ पे सैलिनिटी अधिक है। तो जब नीचे तली में जाएगा तो इसकी भी दो कंडीशंस होगी। एक तो ये जल इधर नीचे की तली को पकड़ के तल के सहारे सहारे ऊपर की ओर आना शुरू करेंगे ये, ऐसे। अब ये ऊपर इस क्षेत्र में आकर के निकलेंगे, यानी महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में। और यही जो जल ऊपर आ रहा है, ये जल कैसा होगा? नीचे की तली से होकर आ रहा है, नीचे के नितल से होकर आ रहा है। तो नितल का जो तापमान है वो 0 डिग्री तापमान होता है। परिणाम क्या है कि इस तट पे क्या होगा? ये जल क्या है? ठंडा जल है। और जब यहाँ तट पे निकलेगा तो इस क्षेत्र में अपवेलिंग की स्थिति बनेगी। ये मैंने आपको पढ़ाया है, तट के सहारे ठंडा जल ऊपर आएगा। यहाँ लवणता कम है, यहाँ की लवणता अधिक है, इस वजह से भी ये जल ऊपर जा रहा है। जब ये जल आगे बढ़ा तो यहाँ जगह खाली हुआ, इस खाली जगह को नीचे से जल आकर के भरेगा और ये एक पूरा का पूरा चक्र जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो यही है मॉडल धारा उत्पत्ति का। बहुत सिंपल मॉडल है। आप किसी भी एग्जाम में इसको बना करके, अगर आप एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है आपके पास, अगर इसको बना दिए और 2 लाइन में लिख दिए कि यहाँ पे पवन के कारण धारा उत्पन्न हुई और ये जगह भरने के लिए धारा आगे बढ़ी, तो यहाँ पे धारा जो जगह खाली हुआ था उस जगह पे यहाँ से विषुवत रेखा क्षेत्र में जो जल नीचे बैठा था वो जल तली के सहारे ऊपर तट के किनारे आया महाद्वीपों के, और उसी को अपवेलिंग कहा गया। वो जल कैसा है? ठंडे प्रकृति का है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा उत्पत्ति को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसे आप बना लीजिए। अब धाराओं के संदर्भ में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। ठीक है, और जो कि आगे धारा पढ़ने में, करंट पढ़ते समय भी ज़रूरी है, और आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं बेसिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। अगर उनकी समझ आपके पास है तो अगर धाराओं का नाम नहीं याद है तो उनकी कुछ विशेषताओं की वजह से भी आप सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात जो आप इसको अलग से ब्लॉग में लिख के रखिएगा कहीं पर। ठीक है, आप हेडिंग बना के बेसिक तत्व
ठीक है। तो पहला जो है वो ये कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः किस दिशा में गति कर रही है? पश्चिम से पूर्व। तो जब पश्चिम से पूर्व गति कर रही है तो उसका जो रेखीय बल होगा, जो अपकेंद्रीय बल है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगेगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्प्लावन बल या अपकेंद्रीय बल ये अधिक होगा, जो जल को बाहर की ओर क्षेपित करने की शक्ति रखता है। इस वजह से क्या है कि जो पवन चलती है, यानी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कम हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो जो जल बंधा हुआ है गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, जब अपकेंद्रीय बल प्रभावी होगा, जो जल को बाहर की ओर फेंकने की प्रवृत्ति रखता है, तो जल कमजोर होने के कारण वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो ऊपर से सतह पे जो उसके पवन चलेगी, उस पवन का प्रभाव बढ़ जाएगा। भाई आप कहीं बैठे हों और हम आपका हाथ पकड़ के लेके चल दें, आप आसानी से चल दोगे। लेकिन यदि आपको कोई और पकड़ के बैठा हो, तब आपको ले जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जब ये जल ध्रुवीय क्षेत्रों में होते हैं या उच्च अक्षांशों में, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण नाम का व्यक्ति बैठ के जल को पकड़ के बैठा है। तो जब पवन आती है तो उस जल को आगे बढ़ा नहीं पाती है बहुत अच्छे से। लेकिन भूमध्य रेखा पे चूंकि गुरुत्वाकर्षण नाम का व्यक्ति कमजोर होता है, इस वजह से वो पवन के प्रभाव में जल आगे बढ़ जाता है। ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो विषुवतीय क्षेत्र है, विषुवत रेखा का जो क्षेत्र होता है, इसका जल जो है वो पूर्व से पश्चिम गति करता है। पूर्व से पश्चिम गति करेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व गति कर रही है, और इस पे जो वायुमंडल का जो घटना है, जो व्यापारिक पवन है, उसकी दिशा क्या है? वो पूर्व से पश्चिम दिशा होती है, जिसके प्रभाव में विषुवत रेखीय धारा पूर्व से पश्चिम गति करेगी। ठीक है। इसका मुख्य कारण जो है व्यापारिक पवन। एग्जाम में ये सवाल बनता है कि विषुवतीय धारा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, या विषुवतीय धारा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो दो कारण आपको स्पेशली मिलेंगे, कन्फर्म है। एक व्यापारिक पवन या ग्रहीय पवन लिख के आ जाएगा, और दूसरा ऑप्शन होगा पृथ्वी का घूर्णन। और पृथ्वी के घूर्णन वाले में हो सकता है ब्रैकेट में लिख दे कि पश्चिम से पूर्व गति करती है। तो आप तुरंत ये लॉजिक मत लगा लीजिएगा कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो जल उसके उल्टा घूम रहा है। नहीं, व्यापारिक पवन का प्रभाव होगा। इसका सेकेंडरी प्रभाव किस रूप में है? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। जब पृथ्वी घूर्णन करेगी पश्चिम से पूर्व, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में कम हो जाएगा, और अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, जिस वजह से पवन के प्रभाव में धारा तेजी से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि ये जो जल पूर्व से पश्चिम गति कर रहा है, तो पूर्व से पश्चिम गतिशील जल का उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी विषुवतीय धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा। और दक्षिणी भाग दक्षिणी विषुवतीय धारा। ठीक है क्या इसमें? दरअसल ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा एक रेखा है, जबकि यहाँ पे जो जल गतिमान है वो विषुवत रेखा एक रेखा पे तो चल नहीं रहा है, ऐसे चल रहा होगा। तो ये जो रेखा है, इस रेखा के उत्तर का जो जल है उसे उत्तरी विषुवतीय, और दक्षिण का जो जल है उसे दक्षिणी विषुवतीय धारा कहा गया। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा, दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा, इन सब का नाम सामने आएगा। ठीक है। अब एक शब्द आपको एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इस शब्द से क्वेश्चंस बने हैं कि प्रति विषुवतीय धारा क्या है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या होती है। तो प्रति विषुवतीय धारा दरअसल इन दोनों धाराओं के बीच में एक पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ पानी वापस लौटता है। जैसे जब मान लीजिए ये तट है
और कोई धारा ऐसे जा रही है, यहाँ जब टकराएगी तो कुछ जल तो इधर आएगा और कुछ जल इधर जाएगा, लेकिन बीच में कुछ जल ऐसा भी होगा जब इस दिशा में वापस हो जाएगा, जिस दिशा में वो गया है इसी दिशा में वापस हो जाएगा। ठीक है, यही होगा काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये करंट सिर्फ और सिर्फ विषुवत रेखा पे पाई जाएगी और कहीं भी इस करंट की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो लिख लो, तट से टकराकर कुछ जल उत्तर तथा कुछ जल दक्षिण गति करता है, दक्षिण गति करता है, किंतु कुछ जल वापस हो जाता है। इसे ही प्रतिविषुवतीय धारा कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्रतिविषुवतीय धारा कहाँ चल रही होगी? दरअसल ये उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धारा के बीच में एकदम विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही होगी। तो जैसे जैसे ये पूर्व की ओर आगे जाएगी, क्योंकि इसके दोनों साइड में विषुवतीय धारा भी आगे जा रही है, तो यहाँ पे घर्षण के कारण इनकी जो गति है वो पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए कम होती जाएगी। तो आपसे एग्जाम में एग्जामिनर कभी पूछ सकता है कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या होती है। तो सिंपली आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि जब कोई धारा जाके किसी तट से टकराएगी, कुछ जलराशि उसकी दाएं बाएं होगी, लेकिन कुछ जल जो है वो पीछे की तरफ उसी दिशा में वापस लौटेगा। थोड़ा स्पीड कम होगी, जलराशि कम होगा, लेकिन वापस आएगा। जो वापस आ रहा है उसे ही प्रतिविषुवतीय धारा कहेंगे। ठीक है, अगली बात है कि विषुवत रेखा से जो उत्तर में जाएगी धारा, वो कैसी धारा होगी? गर्म धारा। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने वाली धारा गर्म होगी और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने वाली धारा क्या होगी? ठंडी होगी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने वाली धारा कैसी धारा होगी? गर्म तथा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने वाली धारा ठंडी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो निम्न अक्षांश से यानी भूमध्य रेखा से जो धारा उत्तर की ओर जा रही है, उच्च अक्षांश की ओर, उत्तर या दक्षिण कहीं भी जाए, तो भूमध्य रेखा का तापमान अधिक है, वहाँ का जल का जो तापमान है वो अधिक है, जल गर्म है। तो जब वो उत्तर की ओर जाएगा या दक्षिण की ओर जाएगा तो क्या होगा? वो गर्म धारा कहलाएगी। लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर अर्थात भूमध्य रेखा की ओर जो आ रहा है, उसकी प्रकृति कैसी होगी? वो चूंकि वो उच्च अक्षांश से आ रहा है तो जहाँ का तापमान कम है, इस वजह से वो धारा कैसी धारा होगी? ठंडी धारा होगी। ठीक है, ये इतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पढ़ते समय पूरे टॉपिक में आपसे इस पे बार बार इसका नाम आएगा। ठंडी धारा है, गर्म धारा है। और ठंडी और गर्म की जो परिभाषा है ध्यान में हमेशा रखिएगा कि अपने आसपास की जो जलराशियां हैं उनसे तुलना करेगी वो धारा। ठीक है, अगर तापमान अधिक है तो गर्म धारा, तापमान कम है तो ठंडी धारा कहलाएगी। ठीक है, ये था धाराओं के संबंध में कुछ बेसिक बातें जो आपको आने ही चाहिए, और ये सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। एग्जाम में सीधा सीधा स्टेटमेंट बना कर दे देगा, या फिर मेंस में भी आपको इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे जहां आप इस सारे बिंदुओं को एक्सप्लेन करके एक बेहतर आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये धाराओं के बारे में मैक्सिमम बातें हमने कर ली हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, वो है कि धाराओं का प्रभाव, जो कि हम धारा पढ़ते समय जब अलग अलग महासागरों की धाराएं पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम
चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि जो धाराओं का प्रभाव है वो कहाँ कहाँ पड़ता है और किस रूप में पड़ता है। धाराओं का प्रभाव, तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा भौतिक प्रभाव कह सकते हैं, बांट सकते हैं इसको, और भी क्लासिफिकेशन में हो सकता है, तो लेकिन हम इतना ज़्यादा इसको बांटने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली देख लीजिए कि तापमान पे इसका जो असर पड़ेगा, पहला तापमान पर ये प्रभाव कैसे डालती हैं। सपोज दैट कि जो गर्म धारा है, अब मान लीजिए कोई गर्म धारा है और वो ठंडे प्रदेश में पहुंच गई, तो अपने आसपास वहाँ का तापमान क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी। यदि कोई ठंडी धारा है और वो गर्म प्रदेश में पहुंच गई, तो जहाँ अपने आसपास का जो तापमान होगा उसका वो गिरा देगी। और ये तापमान गिराने से या तापमान बढ़ जाने से बहुत प्रभाव पड़ता है। भाई 65-66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर नॉर्वे के तट पे स्थित है मरमांस्क बंदरगाह। अब वहाँ का वो बंदरगाह साल भर खुला रहता है, वो इसीलिए क्योंकि वो गल्फ स्ट्रीम की एक शाखा वहाँ पहुँचती है, एक गर्म जलधारा है, तो वहाँ के तापमान को कभी वो गिरने ही नहीं देती, वो तापमान उच्च बना रहता है, जिस वजह से वहाँ कभी बर्फ नहीं जमता है, तो वो बंदरगाह साल भर कार्य करता है। ऐसे तटीय क्षेत्रों में जब उच्च अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में ये गर्म धाराएं पहुँचती हैं तो वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं और वहाँ के तटीय लोगों के लिए काफ़ी आरामदायक होता है, ठंडी में काफ़ी राहत मिलती है उनको। ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह पे भी इनका प्रभाव पड़ता है। तो तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभाव इनका दिखाई देता है। ऐसे ठंडी जलधारा होती है जो उत्तर से आती है और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे अपना प्रभाव दिखाती है और वर्षा मानसून जैसी स्थितियां नहीं बन पाती हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। तापमान अगर गर्म धारा है तो वो कहीं ना कहीं वर्षा को प्रेरित करेगी, वाष्पीकरण होगा उस धारा का, तो ऐसे क्षेत्रों में भी वर्षा हो सकती है स्थानीय रूप से जहाँ पर सामान्यतः वर्षा का वो क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये धाराएं वहाँ पहुँच करके वाष्पीकरण बढ़ाती हैं और वहाँ आसपास के क्षेत्रों में बारिश होती है। कोहरे पर इसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है, पारदर्शिता कह सकते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम के पास में जब आकर के लेब्राडोर की ठंडी धारा टकराती है तो वहाँ पे क्या होता है, न्यू फाउंडलैंड के पास कोहरा का निर्माण होता है या फॉग बनता है, जिस वजह से मत्स्य का विकास होता है। कारण क्या होता है कि जहाँ पे ऐसी ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिल जाएं अगर, तो जलराशियों के अंदर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि प्लैंकटन वगैरह खूब विकसित होते हैं, जो कि समुद्री जीव जंतुओं का भोजन है। इसलिए समुद्री जनजीवन उन क्षेत्रों में बहुत रिच होता है जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं जा कर के मिलती हैं। ठीक है, मत्स्यन है, नौ संचालन है या व्यापार है, इन सब पे भी इनका प्रभाव पड़ता है। जैसे नौ संचालन, पता लगा कि ये धारा जो है तट के सहारे जा रही है, ठीक है। अब कोई पानी की जहाज ऐसी है जो उसी दिशा में उसको भी जाना है, उसको क्या करना है, जाके धाराओं पे टिका दे। अब वो धाराएं ठीक ठाक स्पीड में आगे बढ़ रही हैं, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी ऊर्जा के वो नाव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती है इन धाराओं के सहारे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समुद्री जो जलयान है या परिवहन है वो भी सुविधाजनक हो जाता है इन धाराओं के सहारे। ठीक है, बाकी मैंने बताया है कि मत्स्यन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब दो विपरीत गुणों वाली धाराएं आपस में मिलती हैं तो फिर कुछ तो होता है, हाँ, फॉग बनता है और समुद्र के अंदर, जल के अंदर जो प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन का विकास होता है, जिसकी वजह से जो प्लैंकटन का विकास होता है, और परिणाम ये होता है कि जो मैरीन रिसोर्सेज हैं या बायो रिसोर्सेज हैं उनका विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, डॉगर बैंक जैसे बैंक बनाए जाते हैं मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों में, और न्यू फाउंडलैंड तो इसीलिए जाना ही जाता है क्योंकि वो विश्व स्तर पर मत्स्य उत्पादन के लिए फेमस है उसका तट। तो ये कुछ उसके प्रभाव हैं, हालांकि हम आगे इसको देखते रहेंगे जब धाराएं पढ़ेंगे। जैसे अब अटलांटिक, अगला टॉपिक हमारा यही होगा, तीनों महासागर की धाराओं के बारे में कि कौन सी धाराएं ठंडी हैं, कौन सी गर्म। मैक्सिमम एग्जाम में धाराओं से रिलेटेड यहीं पे जाके जो फैक्चुअल क्वेश्चन अगर बन रहा है किसी एग्जाम में तो वहीं से पूछेगा कि कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी धारा गर्म है। ठीक है, तो जब हम ये बात करेंगे तो किसी एक धारा के बारे में जब हम देखेंगे तो उसकी उत्पत्ति किन कारक से हो रही है,
क्योंकि हर धारा के लिए अलग अलग कारक भी हो सकते हैं। जैसे विस्वतीय धारा है तो पवन है उसकी उत्पत्ति के लिए, या फिर कोई तट के किनारे कोई धारा जा रही हो, तट से टकरा गई, तो वहाँ पे उसकी उत्पत्ति के कारक दूसरा होगा। ठीक है, तो उत्पत्ति के कारक कहाँ से कहाँ तक वो धारा चल रही है, यदि उस क्षेत्र में धारा चल रही है तो उस धारा का प्रभाव आसपास क्या पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा डिटेल में करेंगे। एक क्लास हमारी और होगी करंट पे, और उसके बाद में हमारी जो अगली क्लास होगी धारा से रिलेटेड, एक क्लास में तो हम धाराओं के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तीनों महासागर की धाराएं कौन सी, गर्म, ठंडी और उनकी विशेषताएं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, ये भी देख लेंगे। उसके बाद अगली क्लास में जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम एक क्लास में सेपरेट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने क्लास की शुरुआत में ही बताया था आपसे कि लगभग 65 से 66 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाए जा चुके हैं अलग अलग एग्जामों में, तो कितना महत्वपूर्ण है इस पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और एक क्लास आपका महासागरीय धाराओं से संबंधित प्रश्नोत्तर के रूप में आपके सामने होगी। उसके बाद में हम फिर दूसरे चैप्टर